नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं पीजीटी की भाषा में, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तीर्ण सीरीज का ये पार्ट है और डेली बेसिस पर जो है वो यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखें कि यहाँ पर पूछा गया है। बोलते हैं द 19th नाम समिट सेट टू बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये बोलते हैं कि जो 19वें नंबर की नाम समिट होगी वो बोलते हैं वो किस शहर में जो है वो शुरू होने वाली है। तो नाम की अगर हम बात करते हैं ना, तो नाम का पूरा नाम पहले पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है नॉन, ए स्टैंड फॉर अलाइनमेंट और एम स्टैंड फॉर मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करके जो है वो इसका पूरा नाम है। और आपने ध्यान रखना है कि जो अभी 2024 में 19वें नंबर की समिट जो इसकी होगी वो कंपाला में होगी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये कंपाला जो है वो कहाँ पर पड़ता है वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डिटेल से देखेंगे कि कंपाला कहाँ पर पड़ता है। ये जो है वो पड़ता है कहाँ पर, युगांडा में। युगांडा में जो है वो कंपाला पड़ता है। चलो, युगांडा के कंपाला में जो है वो इसकी समिट जो है वो होगी। और ये समिट 19वें नंबर की है। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो जो है वो उसको अटेंड करेंगे जाकर। इससे पहले भी जो है वो नाम की समिट जो है वो हो चुकी है। जैसे कि लास्ट टाइम जब हमने एलाइड की तैयारी की थी तब भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्योंकि उस टाइम भी जो था वो क्या हुआ था, नाम की समिट हुई थी। तो वो 18वें नंबर की समिट थी। वो समिट जो था वो अजरबैजान में जो था वो हुई थी। अजरबैजान कंट्री में जो था वो हुई थी। तो वो भी आप ध्यान रखें। कई बार पूछा जा सकता है कि 18वें नंबर की कहाँ पर हुई थी, 19वें नंबर की कहाँ पर हुई थी, 2019 और 2024 में। अब नाम एक देखो, जैसे कि हमारे पास सार्क है, हमारे पास ब्रिक्स है, वैसे ही नाम भी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरह से। अब नाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके पास। नाम का पूरा नाम तो आपको पता चल गया। देखो, नाम बनाई क्यों गई थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बनाया गया था ताकि इंडिया और इंडिया की तरह सोचने वाली जो कंट्रीज थी, जो आज़ादी के बाद ये सोचती थी कि ना ही उन्हें यूएसएसआर की ओर जाना है, ना ही उन्हें यूएसएसआर की ओर जाना है, और ना ही उन्हें यूएसए की ओर जो है वो जाना है। उन्हें जो है वो अपनी एक फ्रीडम जो है वो मेंटेन करके रखनी है। तो उन कंट्रीज ने एक जो था वो एक तरह से अलाइनमेंट कर लिया आपस में, और उसको नाम का नाम जो था वो दिया गया। इसमें ये कौन कौन सी कंट्री थी, तो ये 5 मुख्य रूप से कंट्री थी। एक तो हमारा इंडिया था। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी जो है वो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये बनाई गई थी। तो पहला इंडिया ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है इंडोनेशिया कंट्री यहाँ पर थी। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे ना उस टाइम थे सुकार्नो जो था वो उस टाइम जो था वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और तीसरे नंबर पर आपने ध्यान रखना है घाना कंट्री जो है ना, घाना के प्रेसिडेंट थे क्वामी नक्रुमा, वो जो था वो यहाँ पर इंक्लूड थे। और इजिप्ट कंट्री थी, इजिप्ट के जो था वो प्रेसिडेंट थे गामल अब्दुल नासिर। और यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे वो थे प्रेसिडेंट तीतो। तो ये सारे लोग ना यहाँ पर 5 मुख्य रूप से ये लोग थे, 5 मुख्य रूप से ये कंट्रीज थी जिन्होंने नाम को बनाने में पहली बड़ी अहम भूमिका जो था वो निभाई। बाद में चलकर और कंट्रीज भी यहाँ पर जुड़ी बेशक। और नाम की पहली मीटिंग हुई कब थी, तो ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नाम जो था वो कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, तो ये 1961 में जो था वो हुई थी। 1961 में तो ये होती है, परंतु कहाँ पर होती है, तो बेलग्रेड में जो है ये होती है। ये भी आप ध्यान रखें, बेलग्रेड में जो है ये होती है। तो जितना भी मैंने बताया ना नाम के बारे में, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। और नाम के बारे में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खासकर जिनका एलाइड है वो हिस्ट्री के ऊपर भी नज़र डालें, और जिनका पीजीटी का है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन ध्यान रखें। और हिस्ट्री के भी पूछ लिए जाएं तब भी आपको आने चाहिए। आगे बोलते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एक्सरसाइज अयुत्या रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि हाल ही में समाचारों में थी ये एक्सरसाइज अयुत्या। बोलते हैं ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है वो होती है। देखो, एक्सरसाइजेज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज अयुत्या एक नई एक्सरसाइज है, एक तरह से नया नाम हम पढ़ रहे हैं पहली बार इसको। तो ये इंडिया और थाईलैंड, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एक्सरसाइज अयुत्या जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो है वो होती है। ये जो अयुत्या वर्ड यहाँ पर जो था इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब होता है द इनविजिबल वन, जो मतलब दिखाई ना दे, इनविजिबल हो। और या फिर इसको जो है वो अनडिफीटेबल भी जो है वो कह सकते हैं, जिसको हराया ना जा सके। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो है ये एक्सरसाइज होती है। अच्छा, इस अयुत्या एक्सरसाइज के अलावा भी क्या कोई एक्सरसाइज ऐसी है जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, तो एक एक्सरसाइज हमने पढ़ी है, एक्सरसाइज मैत्री।
मैत्री करके एक्सरसाइज जो है ना ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो है वो होती है। तो एक्सरसाइज मैत्री भी आपने ध्यान रखना है कि ये किस किस कंट्री के बीच में होती है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। एक मित्र शक्ति भी है, तो मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो होती है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति आपने ध्यान रखना है। एक नोमैडिक एलिफेंट भी है जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो है वो होती है। इससे पहले भी तो हम एक्सरसाइजेज जो है वो पढ़ चुके हैं हमारी उत्तीर्ण सीरीज़ में, और हमारी दूसरी जो मंथली सीरीज़ है उन्हीं वहाँ पर, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देखिए एक्सरसाइजेज की अगर हम बात करते हैं तो एक हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज बोंगो सागर 23, ये जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है वो होती है। बोंगो सागर का पता चल गया। हमने पढ़ी थी एक एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट वन थी, एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो इंडिया और यूएस के बीच में जो है वो होती है। एक एक्सरसाइज हमने इंडिया की एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज मिलान करके, एक्सरसाइज मिलन एक्सरसाइज जो है वो किसकी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज जो है वो होती है, ये आपने ध्यान रखना है। सूर्य किरण एक्सरसाइज हमने पढ़ रखी है उत्तीर्ण सीरीज में, नेपाल के साथ इंडिया जो है ये सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो करता है। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति हमने पढ़ रखी है, ये एक्सरसाइज जो है वो किस कंट्री के साथ होती है, तो ये मलेशिया के साथ जो है वो एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति जो है वो होती है। और एक ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है वो होती है। एक एक्सरसाइज काजिंद है, KAZIND करके, काजिंद इस तरह से लिखते हैं, तो ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो है वो होती है। ये मैंने सारी वही एक्सरसाइजेज आपको बताई जो हम पहले जो है वो रिवाइज कर चुके हैं, पहले इनको उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ चुके हैं और सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। तो बोलते हैं कि ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो निकाली गई उसमें इंडिया का क्या रैंक जो है वो है। अब देखो अगर हम बात करते हैं ग्लोबल फायर वर्क मिलिट्री स्ट्रेंथन की, तो इसमें जो है वो इंडिया का क्या रैंक रहा, इसमें इंडिया का रैंक रहा चौथा रैंक, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब देखो इसमें इंडिया का चौथा स्थान रहा, तो आपसे पहला दूसरा तीसरा स्थान भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री का रहा। पहला स्थान रहा USA का, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा स्थान रहा यहाँ पर रशिया का, और तीसरे स्थान की अगर हम बात करते हैं तो वो चाइना का रहा, और उसके बाद चौथा आता है अपना देश भारत जो है वो चौथे नंबर पर जो है वो आता है। तो ये है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। तो यहाँ से ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग के बारे में क्लियर हो गया। क्या इस तरह की कोई और रैंकिंग भी हमने प्रीवियसली जो है वो पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो वो कौन सी रैंकिंग थी और उसमें इंडिया का क्या स्थान जो था वो रहा था, वो क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले हमने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो था वो पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है, तो इंडिया का रैंक रहा है 80th, 80वें नंबर का 18th रैंक जो है वो इंडिया का रहा है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हम इस तरह की रैंकिंग के और अलग अलग क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। तो PGT पेपर 1 की अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया गया है। PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो नेगेटिव मार्किंग है ना, तो मैं टेस्ट सीरीज के ऊपर इसीलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना तो पेपर 1 में पहले तो डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, और पेपर 2 अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो पेपर 2 में नंबर कहीं पर क्लैश कर गए तो पेपर 1 में आपको हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। तो टेस्ट सीरीज का लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जब कर लेंगे तो उसके बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जाती है। उस ग्रुप को बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या दिक्कत आ रही है, परंतु आप हमें ईमेल भी जो है वो कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच प्लेयर हैज़ बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कौन सा खिलाड़ी जो है वो भारत का नंबर 1 शतरंज का खिलाड़ी जो है वो बन गया है। तो ये बना है R प्रगनंदा। तो ये R प्रगनंदा जो है वो इंडिया का, ये आपने ध्यान रखना है कि भारत का नंबर 1 शतरंज का खिलाड़ी जो है वो बन गया है, चेस के खिलाड़ी ये बने हैं। अभी देखो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि इससे पहले जो है एक क्वेश्चन पढ़ा था चेस का, जिसमें हमने R वैशाली के बारे में जो था वो पढ़ा था। तो R वैशाली के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है R वैशाली रामेश्वर बाबू हमने पढ़ा था। इनको देखो R वैशाली को तो अर्जुन अवार्ड भी अभी दिया गया है चेस में, ये आपने एक क्वेश्चन यहाँ से नोट करना है। और हम बात कर रहे हैं R प्रगनंदा की, तो ये R प्रगनंदा की सिस्टर है,
ये जो आर वैशाली है ना, ये ब्रदर एंड सिस्टर हैं। तो प्रज्ञानंद और इनकी बहन जो आर वैशाली है, ये दुनिया की पहली भाई बहन की जो है वो ग्रांड मास्टर की जोड़ी है, ये भी नोट करें। इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेड लगता है यहाँ से कि क्वेश्चन बन सकता है। भाई बहन की जोड़ी है, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, अर्जुन अवार्ड भी दिया गया, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नेशनल स्टार्टअप डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। देखो नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो कब मनाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जनवरी महीने में। जनवरी महीने की 16 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेशनल स्टार्टअप डे के बारे में जान लेते हैं। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि 16 जनवरी को जो है वो नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। और ये फाउंडेशन थी स्टार्टअप इंडिया की, आपने ये भी ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है जो स्टार्टअप की कैटेगरी में जो है वो ग्रो कर रही है। और थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम यहाँ पर स्टार्टअप के लिए है इंडिया में। बहुत सारे स्टार्टअप आपको देखने को जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, उसने 1 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्टअप में की है, ये भी पता होना चाहिए। और इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो सेकंड इनोवेशन क्वालिटी में जो है वो आता है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट डे के बारे में जो 16 जनवरी को मनाया जाता है, और स्टार्टअप के बारे में हो गया। क्या और भी इंपॉर्टेंट डे अभी तक हम पढ़ चुके हैं कोई? हाँ, हम इससे पहले इंपॉर्टेंट डे जो है वो पढ़ चुके हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने यहाँ पर कवर किए हैं वो हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। हमने आर्मी डे जो है वो पढ़ा है। आर्मी डे पिछले कल ही हमने पढ़ा था कि कब मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वो मैंने पिछले कल डिटेल से आपको बताया था। हमने पढ़ा था पिछले कल ही, हमने नेशनल यूथ डे पढ़ा था। ये 12 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी, बर्थडे इस दिन होता है, तो इसीलिए ये मनाया जाता है। इसकी हमने पिछले कल थीम पढ़ी थी। तो उसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अराइज, अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। ये थीम थी इसकी, अराइज, अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड, ये इसकी थीम थी। तो ये इंपॉर्टेंट डे हमने पिछले कल जाना था। और ये दो तीन दिन जो हमने पहले पढ़े हैं वो आज हमारे रिवाइज भी हो गए, तो अच्छा रिवीजन हो गया यहाँ से। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोलते हैं विच सिख गुरु जयंती आल्सो कमेमोरेट एज प्रकाश उत्सव। बोलते हैं कि किस सिख गुरु की जयंती को जो है वो प्रकाश उत्सव के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। देखो, प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को जो है वो प्रकाश उत्सव के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। और ये जनवरी महीने की 17 तारीख को जो है वो जनवरी महीने की 17 तारीख को जो है ये सेलिब्रेट की गई इस वर्ष। और ये 357th बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु जी की, ये भी ध्यान रखें। 357th बर्थ एनिवर्सरी थी। गुरु जी का जन्म हुआ कहाँ पर था ये पता होना चाहिए, और कब हुआ था। देखो, गुरु जी का जन्म जो था वो हुआ था 1666 में। तो गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ जो था वो 1708 में जो था वो हुई थी। और नांदेड़ महाराष्ट्र में जो था वो इनकी डेथ जो था वो हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। ये भी हो गया इनके बारे में। इससे पहले भी हमने सिख गुरुओं के बारे में जो है वो क्वेश्चन पढ़ रखा है, तो वो कौन सा क्वेश्चन पढ़ रखा है उसको भी रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था वीर बाल दिवस के बारे में। वीर बाल दिवस देखो कब मनाया गया। वीर बाल दिवस जो है वो देखो कब मनाया जाता है, ये 26 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी 2022 को, उस टाइम प्रकाश पर्व जो था वो 9 जनवरी 2022 को था। गुरु गोविंद सिंह जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है ना, उसी को तो प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं, परंतु प्रत्येक वर्ष ये अलग अलग डे आती है। तो 2022 में ये 9 जनवरी को थी, और 2022 में ये डिसाइड किया गया था कि वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जाएगा। और वीर बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये जो है वो क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे, 4 बेटे, जिनका नाम अजीत सिंह था, जुझार सिंह था, जोरावर सिंह था, फतेह सिंह था, इनकी वीरता और इनका जो बलिदान है ना उसको याद किया जाता है। इनका वीरता जो है, इनका बलिदान जो है उसको याद किया जाता है। और देखो, इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया था, मुगलों के आगे झुके नहीं थे, तो उसी को जो है वो बच्चों को दिखाया जाता है। वीर बाल दिवस नाम इसीलिए रखा गया है ताकि बच्चों को पता चले कि क्या बलिदान जो था वो गुरुओं का रहा था, उनके जनरेशन्स का रहा था, तो वो सब के लिए। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर एन इंक्रीज रिस्क ऑफ
वोल्केनो इरप्शन इन नवंबर 2023। तो बोलते हैं कि नवंबर 2023 में ज्वालामुखी विस्फोट के बढ़ते खतरे के बाद जो है वो किस देश ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा जो था वो की थी। नवंबर में तो ये चर्चा में आया ही था, अभी भी चर्चा में आया था, परंतु नवंबर में यहाँ पर आपातकाल जो था वो लगा था। ये कौन सी कंट्री थी? ये थी आइसलैंड कंट्री। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आइसलैंड कंट्री का आपने ध्यान रखना है कि आइसलैंड कंट्री जो है यहाँ पर जो वोल्केनो इरप्शन का एक खतरा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके आए, उसके बाद वोल्केनो इरप्शन का एक डर बन गया, तो फिर यहाँ पर जो था वो स्टेट इमरजेंसी लगाई गई। ये बात ध्यान रखें। आपने ध्यान रखना है कि इंडिया ने ना इसी तरह का एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था जहाँ पर किसी कंट्री में ना अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था बड़ी तीव्रता से। तो देखो 7.8 की तीव्रता से वहाँ पर भूकंप आया था और इंडिया ने ना सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए उस कंट्री में अपना एक ऑपरेशन भेजा था। तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त करके उसका नाम रखा गया था, परंतु वो भेजा कौन सी कंट्री में गया था? देखो ऑपरेशन दोस्त एक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन था जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था सीरिया और टर्की में। ये आपने ध्यान रखना है, सीरिया और टर्की। ये उत्तीर्ण सीरीज में भी डिस्कस हुआ है और 7.8 का मैग्नीट्यूड इस भूकंप का रहा था जब वहाँ पर अर्थक्वेक जो था वो आया था। और जापान में भी जो था वो भूकंप हमें अभी देखने को मिला था, परंतु जापान तो देखो इन चीज़ों के लिए तैयार रहता है एक तरह से जापान को, इसीलिए जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन भी जो है वो कहा जाता है, उगते सूरज की भूमि भी उसको कहा जाता है, क्योंकि वो इन चीज़ों से निपटने के लिए तैयार रहता है। ऐसा नहीं है कि जब चीज़ें हो गई तो उसके बाद जो है वो एक्शन लेगा, परंतु ये पहले ही तैयार रहता है। वहाँ पर भी काफ़ी तीव्रता से भूकंप आया था, परंतु कैजुअलिटीज़ बहुत कम हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं पिनाका इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये जो है वो जिसको MBRL भी कहा गया, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये किसके द्वारा जो है वो विकसित किया गया है? ये DRDO के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। पूरा जानेंगे यहाँ से। पिनाका एक जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है इसको डिज़ाइन किया गया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश, जिसको ARDE कहा गया। ये लेबोरेटरी है DRDO की। तो एक तरह से अगर हो सकता है आपके पास DRDO ऑप्शन में ना दिया जाए, एग्जैक्टली पूछ लिया जाए स्टेटमेंट बना के, तो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आपने ध्यान रखनी है। और DRDO तो आपको नाम पता ही होना चाहिए। यहाँ से ना DRDO का पूरा नाम भी पता होना चाहिए। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना 1958 में जो था वो हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना होती है। DRDO का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसी की एक आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है, जो लैब जो है वो पिनाका मिसाइल, जिसने पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है उसको जो है वो उसने क्या किया है, तैयार किया है, डिज़ाइन किया है, वो ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं वेयर इज ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 शेड्यूल्ड टू बी टेक प्लेस। तो देखिए बोलते हैं कि ICC का जो 19 अंडर-19 जो है वो पुरुष क्रिकेट विश्व कप होगा वो 2024 में कहाँ आयोजित होने वाला है? 2024 में ये साउथ अफ्रीका में आयोजित होने वाला है। अभी आयोजित होगा ये कुछ टाइम में, लगभग देखो जनवरी फरवरी में ये आपको देखने को मिलेगा अभी इन्हीं के महीनों में। और अंडर-19 है ये, एक बात ये ध्यान रखनी है, साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा। इससे पहले जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था, 2023 में वन डे इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हुआ था, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में, वहाँ पर जिसका फाइनल हुआ था और इंडिया हारा था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। तो उसको किसने होस्ट किया था? उसको इंडिया के द्वारा ही जो था वो होस्ट किया गया था, परंतु वो अंडर-19 नहीं था। ये हम अंडर-19 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि इंडिया के द्वारा जो पिछले साल 2023 में किया गया था और अभी 2024 में जो किया जाएगा वो क्या क्या है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्टिफिशियल वाटर वे दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे आप, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली। बोलते हैं उस कृत्रिम जलमार्ग का क्या नाम है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको पनामा कैनाल कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पनामा कैनाल जो है वो उसको कहा जाता है। इससे पहले देखो उत्तीर्ण सीरीज में ही कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं हमारे पास, उनको रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था एक स्टेट के बारे में, हमने कौन सी स्टेट पढ़ी थी? हमने स्टेट पढ़ी थी यहाँ पर बाबेल मंदेब
ये आपने ध्यान रखना। बबल मंदेव करके हमने एक स्ट्रेट पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था कि ये किन किन वाटर बॉडीज़ को जो है वो कनेक्ट करती है। तो ये स्ट्रेट जो है वो किसको, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जो है वो कनेक्ट करती है। हमने मलाका स्ट्रेट पढ़ी थी, जो इंडोनेशिया और मलेशिया को और अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जो है वो जोड़ती है। हमने पाक स्ट्रेट पढ़ी थी, जो पाक बे को जो है वो बे ऑफ बंगाल से या फिर इंडिया और श्रीलंका को जो है वो जोड़ती है, इनके बीच में स्थित है। हमने सुंडा स्ट्रेट जो था वो पढ़ी थी, जो जावा सी और इंडियन ओशियन को जोड़ती है, इंडोनेशिया में लोकेशन है इसकी। और हमने बॉस्पोरस स्ट्रेट पढ़ी थी, जो ब्लैक सी और मारमारा सी को आपस में जोड़ती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलाइड ने पहले पूछा है फ्लोरिडा स्ट्रेट के बारे में। फ्लोरिडा स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है, यूएसए और क्यूबा कंट्री के बीच में ये स्थित है। तो ये प्रीवियसली हम स्ट्रेट जो है वो पढ़ चुके हैं। रेड सी में जब अटैक हुआ था, अटैक हो रहे हैं इनफैक्ट अभी भी, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था, उसका इम्पैक्ट जाना था हमने क्या किया था। पिछले कल भी हमने उसी तरह से जाना था कि ईरान जो अटैक कर रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंस, ईरान ने जो अभी अटैक किया है कौन सी कंट्री, पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्यों किया है, मैंने पिछले कल ही वो चीज़ें बताई थी आपको। ये चीज़ें आपकी मेंस के एग्जाम में भी हेल्प करेंगी। देखो एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीजीटी और एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ का लिंक दिया गया है। दोनों ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है। जिसका पीजीटी नहीं है वो एलाइड के लिए तैयारी करेगा, कई बच्चे दोनों एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। तो आप अपनी टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी शेप जो है वो आपकी स्टडी को मिलेगी और अपनी कमियाँ भी आपको पता चलेंगी कि कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं। अब कुछ विलोम शब्द जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। डेली हम कर रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन भी डिस्कस, तो आज विलोम शब्द है, तीसरा दिन है विलोम शब्दों का। लघु बोलते हैं, लघु का विलोम जो है वो क्या होगा। देखो लघु का विलोम होगा दीर्घ। दीर्घ जो है वो लघु का विलोम होता है और दीर्घ इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। लघु का विलोम जो है वो गुरु भी होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये दोनों विलोम है लघु के। विराट और विशाल, ये दो शब्द हैं। विराट और विशाल का जो विलोम होगा, विपरीतार्थ होगा, वो होगा क्षुद्र। ये आपने ध्यान रखना है, इस तरह से लिखा जाता है क्षुद्र, ये आप ध्यान रखें क्षुद्र किस तरह से जो है वो लिखा जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद अगला देखिए लचीला है। लचीला तो आसान है, लचीला का होता है कठोर, कठोर का लचीला। विजय है, विजय का क्या होगा, विजय का होगा पराजय, पराजय इस तरह से लिखेंगे। जैसे जैसे बोलते हैं ना वैसे वैसे लिखेंगे कि अगर आप ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लंबाई देखें, लंबाई का क्या होगा, लंबाई का तो आसान है, चौड़ाई जो है वो लंबाई का होता है, परंतु चौड़ाई इस तरह से लिखते हैं, ये आप देखें लंबाई और चौड़ाई। ठीक है। लाभ, लाभ का हानि होगा और हानि किस तरह से लिखते हैं। लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर लिखने के लिए बोला जाए ना आपको एलाइड के मेंस में, तब आपकी प्रैक्टिस है। और लिप्त देखिए, लिप्त का क्या होता है, लिप्त का होता है निर्लिप्त। निर्लिप्त इस तरह से लिखते हैं, निर्लिप्त इस तरह से लिखते हैं। चेस जैसे में भी पूछ ले जाते हैं ऐसे। शाश्वत देखें, शाश्वत तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाश्वत इस तरह से लिखते हैं। और शाश्वत का क्या होगा, शाश्वत का होगा क्षणिक, क्षणिक ये आपने ध्यान रखना है। क्षणिक इसका होगा शाश्वत का विलोम। लिखित होगा, लिखित का होगा मौखिक, मौखिक इसका विलोम होगा, ये आपने नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु विल बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ असम स्टेट, जिसको असम वैभव जो है वो कहा गया है। तो बोलते हैं कि असम राज्य का जो है वो जो सर्वोच्च सम्मान है, जिसको असम वैभव कहा गया है, इससे जो है वो किसे सम्मानित किया जाएगा। अभी की बात की जा रही है, जो अभी सम्मानित किया गया वो किसको किया गया, ये किया जाएगा। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। पिछले कल हमने डिटेल से ये जाना था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने डिटेल से बताया था। तो कमेंट करके अभी आप आंसर बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो ये इस तरह से करके सर्च करना। टेलीग्राम चैनल आपको हमारा मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको ये PDF, बाकी PDF भी जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी और पहले की भी मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।